हेलो बच्चों, आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट में 14वें समूह के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले कालखंड के अंतर्गत हमने कार्बन के कौन कौन से अक्रिस्टलीय अपर रूप थे उनके बारे में चर्चा किया। आज हमें इस कालखंड के अंतर्गत मुख्य रूप से कार्बन के कौन कौन से रासायनिक गुण हैं और साथ साथ कार्बन के कौन कौन से ऑक्साइड हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे कार्बन के कौन कौन से रासायनिक गुण हैं। कार्बन के रासायनिक गुण। इसके अंतर्गत हमको रासायनिक अभिक्रिया समझनी है कि कार्बन के साथ कौन कौन से पदार्थ रासायनिक पदार्थ क्रिया करेंगे तो क्या क्या यौगिक बन सकते हैं या क्या क्या बनता है, इसके बारे में हम समझेंगे इसमें। तो पहला इसमें अपन लेंगे इसमें दहन। दहन का सामान्य जो अर्थ होता है जलाना या जलना। जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं, जब लकड़ी में माचिस डालते हैं, या चलिए कागज़ समझें, कागज़ में आप जब माचिस डालते हैं, चलती हुई माचिस को हम रखते हैं तो कागज़ क्या हो जाता है, जल जाता है। तो हम इसको यहाँ पर विज्ञान के शब्द में चाहे रासायनिक शब्द के हैं, उसको हम दहन शब्द के नाम से जानते हैं कि किसी पदार्थ का वायु की अधिकता में क्रिया करना क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। तो वायु का संबंध है रसायन में खास करके ऑक्सीजन गैस से। किससे संबंधित है, ऑक्सीजन गैस। तो हम इसी की बात करने जा रहे हैं अपन कार्बन, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है कार्बन है। कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से हो रही है। ऑक्सीजन माने अभी हम इसको वायु शब्द बोलते हैं। तो वायुमंडल में मुख्य रूप से 3 गैस है, मुख्य रूप से, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है 78%, लगभग 21% ऑक्सीजन गैस होती है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वायुमंडल में। तो उन तीनों में से नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रियाशीलता नहीं होती सामान्य ताप पर, केवल किसकी होती है, ऑक्सीजन। इसीलिए हम जब भी वायु बोलते हैं रसायन में, वायु से क्रिया, इसका मतलब ऑक्सीजन से क्रिया होती है। तो आइए इसमें दहन के साथ, दहन का मतलब ही है इसमें। तो ऑक्सीजन से क्रिया करने पर क्या बनेगा, 2 प्रकार के हैं इसमें। एक तो बनता है कार्बन का मोनोऑक्साइड, इसको अपन कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। मोनो का मतलब है एक कार्बन केवल एक ऑक्सीजन से क्रिया किया है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब भी दहन कहते हैं तो दहन हमेशा ऊष्माक्षेपी होते हैं, यानी ऊष्मा निकलेगा। जैसे आप लकड़ी को जलाओगे तो ठंड लगता है कि गर्म लगता है, अपन को गर्म लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी है। जब भी दहन होगा हमेशा ऊष्माक्षेपी ही होगा, कभी ऊष्माशोषी नहीं होगा, इसीलिए ऊष्मा भी निकलती है। तो अलग अलग पदार्थ के आधार पर अलग अलग ऊष्मा निकलती है, जिसमें से यदि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो इसमें 52 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। इसको अपन समीकरण को थोड़ा संतुलित कर लें। 2 ऑक्सीजन है, अभी तक केवल 1 ऑक्सीजन लिखे हैं सूत्र में, तो इस प्रकार से 2 से गुणा कर देते हैं अपन। 2 कार्बन इधर राइट हैंड साइड में, उसको बैलेंस करने के लिए 2 कार्बन। इस प्रकार से समीकरण संतुलित है। यदि हम और आगे भी क्रिया कराते हैं, यह भी ऑक्सीजन की कम मात्रा है। अब पहला स्टेज क्या है, ऑक्सीजन की कम मात्रा। मैं यहाँ पर समझने के यहाँ पर कम लिख दे रहा हूँ, इसकी मात्रा कम है। यदि ज़्यादा मात्रा में होगा तो क्या होगा, देखिए ज़्यादा मात्रा में, यहाँ पर अधिक लिख रहा हूँ मैं, इसकी मात्रा को हम अधिक कर दें तो क्या होगा, पहला तो यही बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनेगा। फिर अगला स्टेप में ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है फिर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनता है, कार्बन का डाइऑक्साइड। इसलिए मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन जब अधिक मात्रा में होगा तो कार्बन का डाइऑक्साइड बनेगा। और ये भी अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, इसमें ऊष्माक्षेपी ही होगा। और इसके लिए ऊष्मा का मान है 94 किलो कैलोरी। ये प्रायोगिक तौर पर है, इसी प्रकार से बनते हैं इसमें। तो जब अधिक मात्रा में होगा तो कार्बन का डाइऑक्साइड बनेगा,
यह है इसमें नाम कार्बन डाई ऑक्साइड CO2। और CO का मतलब कार्बन मोनो, मोनो माने एक और डाई का मतलब दो होता है। इस प्रकार से यौगिक बनते हैं। समीकरण पहले संतुलित है, एक कार्बन लेफ्ट में, एक कार्बन राइट में, 2 ऑक्सीजन परमाणु लेफ्ट में है और 2 ऑक्सीजन का परमाणु राइट हैंड या दाहिनी ओर है इसमें। तो इस प्रकार से अलग अलग परिस्थिति में यौगिक अलग अलग बनता है। ये हमको समझना है। कम मात्रा में होगा तो कार्बन का मोनोऑक्साइड और अधिक मात्रा में कार्बन ऑक्सीजन की क्रिया कार्बन से हो रही है, तब की स्थिति में कार्बन का डाइऑक्साइड बनेगा। दूसरी बात अपन यहाँ पर देखेंगे अधातुओं से क्रिया। पहला हो गया दहन, दूसरा अपन देखें इसमें अधातुओं से क्रिया। अधातु के अंतर्गत कुछ हम पदार्थ लें, तत्व लें, जैसे हाइड्रोजन, ये अधातु हैं। इसकी क्रिया कराए अपन कार्बन से। उसी प्रकार से कार्बन की क्रिया यदि अपन फ्लोरीन से कराते हैं, ये फ्लोरीन भी अधातु हैं। उसी प्रकार से कार्बन की क्रिया सल्फर से, मैं कुछ तत्व ले रहा हूँ, ऐसे ऑक्सीजन भी अधातु है। लेकिन जब ऑक्सीजन से ही क्रिया होती है तो हम इस प्रकार के नाम उसका बदल देते हैं, सीधा अपन उसको दहन शब्द नाम देते हैं। अभी जो पढ़े थे अपन कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी अधातु हैं, लेकिन शब्द क्या हो गया, बदल गया, उसका नाम क्या पड़ गया, दहन अभिक्रिया। अब हम यहाँ पर केवल अधातु से क्रिया बोल रहे हैं। अधातु कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, सल्फर है, ऐसे और ढेर सारे हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए ले रहा हूँ मैं यहाँ पर सिलिकन। सिलिकन भी क्या होते हैं, अधातु हैं। कार्बन भी अधातु है, ध्यान समझेंगे, कार्बन भी क्या है, अधातु है। और हम अभी जो क्रिया देख रहे हैं वो भी अधातु के साथ में। तो कैसे कैसे क्रिया होती हैं देखिए इधर से। कार्बन हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है तो मुख्य रूप से सामान्य जो यौगिक हैं इसमें एसिटिलीन C2H2, इस यौगिक का नाम है एसिटिलीन। ये सामान्य परिस्थितियों में जब दोनों की क्रिया होती है। ये हाइड्रोकार्बन है। कार्बन जब हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन। इसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, केवल 2 ही तत्व होते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोकार्बन। तो एक इसके अंतर्गत में नाम है इस यौगिक का नाम एसिटिलीन, जिसको मैं यहाँ पर इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन शब्द जोड़ दे रहा हूँ। समीकरण संतुलित कर लेंगे। इसमें ये 2 कार्बन है, इस प्रकार से ऐसा परिस्थिति हो जाएगा। इसमें 2 कार्बन और हाइड्रोजन 2 परमाणु। दूसरा अपन देखेंगे, ऐसा सबको पता है कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी के अनुरूप यहाँ पर ये बंध बनते हैं। अब एक कार्बन है, अब फ्लोरीन है, इस प्रकार देखिए इधर से कार्बन और फ्लोरीन। तो इस प्रकार के जब यौगिक बनेगा तो 2 नहीं बनेगा, ध्यान से समझेंगे। एक कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और एक फ्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्रमांक 9 होता है इसका, तो इस प्रकार से 2 और 7, और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसीलिए 2 और 4। तो इसको अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। जबकि एक फ्लोरीन देखिए इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो अपने बाहरी कोश में 8 करने के लिए कितना चाहिए बताओ, 1 चाहिए। इसका 7 है, इसको 1 चाहिए। और कार्बन को बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 करने के कितना चाहिए बताओ, 4 चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका 1 से यहाँ पर जुड़ेगा, इस प्रकार से ऐसा समझ लीजिए। अभी तो फ्लोरीन का पूरा हो गया, लेकिन कार्बन का पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो और कितने फ्लोरीन से जुड़ेगा बताओ, और 3, माने कुल मिलाकर के 4 फ्लोरीन से जुड़ेगा इसमें। इसीलिए यहाँ पर समीकरण में क्या लिखेंगे अपन इसको, CF4। एक कार्बन 4 फ्लोरीन से जुड़ते हैं। इस प्रकार से कार्बन टेट्राफ्लोराइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड बनेगा। ये यौगिक हैं।
समीकरण थोड़ा संतुलित करें, ये 4 फ्लोरीन है, अभी तक हम 2 लिखे हैं, इसलिए 2 से गुणा कर दें तो 2 दूनी 4 फ्लोरीन हो गया। उसी प्रकार से आइए देखिए इधर से सल्फर है, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। मैं अलग से इसको बता रहा हूँ इसमें, ये सल्फर के बारे में। सल्फर का आप जब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पढ़ेंगे इसमें तो 2, 8 और 6 इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। तो अपना बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अष्टक पूर्ण कर कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा? 2। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर जब बंध बनेगा तो ये केवल 2 ही बंध बनाएगा, एक कार्बन के साथ में 2 बंध। जैसे अपन अभी पढ़े कार्बन और ऑक्सीजन तो CO2 बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा ही कार्बन का डाई सल्फाइड बनेगा। एक कार्बन 2 सल्फर से जुड़ा हुआ है। इसको मैं समझाने कैसा बना रहा हूँ, देखिए इधर से।